गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हाँ 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 हाँ, और कल हम लोग जो पढ़े थे वो हम लोग पढ़े थे हेल्थ। हेल्थ के बारे में हम लोगों ने क्या जाना था कि हेल्थ क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको कि हेल्थ डिजीज का ना होना ही हेल्थ नहीं कहलाता, साथ में आपको मेंटली, फिजिकली और सोशली फिट होना जरूरी है। ठीक है, हेल्थ की थीम की बात करी, हेल्थ डे पे हम लोगों ने थीम की बात करी थी। हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और WHO कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1948 में। और WHO ने भी ये डेफिनेशन दी थी। ये सब पता चल गया। उसके अलावा थीम की बात करें तो थीम पे हम लोग बात करें कि थीम कौन कौन सी, 2 थीम मैंने बताई थी, 2024 की और 2025 की। 2023 की और 24 की। 23 की थीम में मैंने क्या बताया था? हेल्थ फॉर ऑल। और 2025 की थीम क्या थी? माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, ये हमने बात की थी। और कल मुझे कुछ बच्चों ने पेपर भेजा था जो लास्ट में नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो आता है। तो बेटा जिसने भेजा था खड़े हो जाओ। हाँ, तो एक बात बताओ, अभी तक हमने जो पढ़े हैं उनमें से कितने क्वेश्चंस उन पेपरों में थे? ठीक है, लगभग 70% हुआ ना, लगभग 70%। अब आप कहते हो सर कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है? नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है ये आपको कहना होता है। तो अभी तक हम लोगों ने, मैंने कितने दिन आपकी क्लास ली है? लगभग, भाई ये ऑनलाइन क्लास तो मैंने कल से स्टार्ट किया है, लेकिन आपको लगभग 8 से 10 क्लास टोटल हुआ होगा। इस 8 से 10 क्लास में पिछले पेपर्स आपके लगभग 70 से 80% कवर हो गए हैं। अभी तो कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, जैसे कल मैंने हेल्थ पॉलिसी पढ़ाया था, हेल्थ पॉलिसी का उसमें क्वेश्चन था। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा, और ट्रस्ट के साथ साथ आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस पर विश्वास करो कि हाँ इसी में से आएगा। ठीक है, बढ़िया। कि आपके जो पेपर हुए हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं पेपरों में से हम लोग मुझे तो नहीं पता था बच्चों के पास कौन सा पेपर है? पेपर का एनालिसिस जो पिछले हुए हैं करवा देंगे, बहुत टाइम अभी वो आपको ऑनलाइन यूट्यूब क्लास पे करवाऊंगा मैं उसको। ठीक है, उसको साथ साथ उसको एक्सप्लेनेशन उसके साथ की आसपास की, कम से कम जैसे एक क्वेश्चन में से कम से कम 20 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो मजा आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को करने में मजा नहीं आता है, और हमको लेना है मजा पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, चलो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिजीज। क्या स्टार्ट करते हैं? डिजीज। डिजीज डिजीज होता क्या है ये कौन बताएगा? डेविएशन ऑफ द हेल्थ। कहां से पढ़े थे? मेरी कॉपी में। मेरी कॉपी कहां मिल गई आपको? कहां से पढ़े थे सही बताओ। है मैम डिजीज पढ़ा चुकी हैं। ठीक है, भाई जो पढ़ा दिया गया है उसको तो क्यों पढ़ना है? चलो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, पढ़ा दे रहे हैं। डिजीज की बात करें तो डेविएशन ऑफ द हेल्थ। डेविएशन ऑफ द हेल्थ क्या कहलाएगा? डिजीज कहलाएगा। डेविएशन ऑफ द हेल्थ का मतलब क्या है? हाँ, मतलब जो आपकी हेल्थ है ना, वो हेल्थ का डिस्टरबेंस होना। हेल्थ है उसमें कोई रुकावट होना, क्या कहलाएगा? आपका डिजीज कहलाएगा। ठीक है, वो आपका साइकोलॉजिकली हो सकता है, पैथोलॉजिकली हो सकता है, और फिजियोलॉजिकली हो सकता है। डिजीज आपकी 3 प्रकार की होती है। एक तो पैथोलॉजिकली, दूसरा आपका फिजियोलॉजिकल, और तीसरा आपका साइकोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल का मतलब क्या है? पैथोलॉजिकल का मतलब है कि हमारा शरीर बीमार हुआ है, किसकी वजह से?
किसी पैथोजन की वजह से, किसकी वजह से? पैथोजन की वजह से अगर हमारा शरीर बीमार हुआ है तो कौन सी डिजीज हो गई? पैथोलॉजिकल डिजीज हो गई। कौन सी हो गई? पैथोलॉजिकल डिजीज। अगर बात करें फिजियोलॉजिकल की तो इंटरनल ऑर्गन में क्या डिजीज, जैसे कि किडनी में इन्फेक्शन होना, इन्फेक्शन होता है तो पैथोलॉजी से लीजिए भाई, पैथोजन की वजह से हो रहा है इन्फेक्शन। हाँ, हेपेटाइटिस भी किसकी वजह से हो रहा है? हेपेटाइटिस वायरस की वजह से। क्या? पीरियड्स का बढ़ना, पीएच का बढ़ना। तो पीएच किस वजह से बढ़ा? कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? और पीएच होता क्या है? चलो पीएच पे चर्चा कर लेते थोड़ा सा। अब थोड़ा सा पीएच पे चर्चा कर लेते। पीएच होता क्या है? पीएच होता क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, सभी को पता है, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये भी आपको पता है कि जितना एसिडिक होगा, सॉरी, जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन आयन अगर इंक्रीज है तो वो मैटर ज्यादातर क्या होगा? जितना आपका H+ आयन बढ़ेगा उतना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। ये भी आपको पता होगा, क्यों पढ़ा हुआ होगा आपने, है ना। उसके अलावा बात करें कि H+ आयन अगर कम होगा तो बेस की ओर जाएगा, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो ब्लड का पीएच है वो कितना होता है? 7.4। किसका पीएच है ये? ब्लड का पीएच 7.4। ये 0 हटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि ब्लड का पीएच इतना है, ठीक, 7.4, 7.35 है। ये क्या है? ब्लड का पीएच है कि नहीं है? एसिडिक है कि एल्कलाइन है? स्लाइडली एल्कलाइन है, है? अच्छा, ये ब्लड का पीएच है, ये ज्यादा एल्कलाइन है, ये नॉर्मल है कि अलग है? इसको नॉर्मल ब्लड का पीएच बोलेंगे कि आपको पीएच कम हो है क्या? इसको नॉर्मल बोलेंगे, पीएच कम हो है, नॉर्मल है। और 34, 7.34 ये कम है कि नॉर्मल है? तो ब्लड का पीएच होता है 7.4, तो आपको पता है। लेकिन आपको जो पता करना है वो ये पता करना है कि ब्लड का पीएच है वो आपका 7.35 से लेकर के और 7.45 तक होता है। अगर आपको कोई बोल दे कि 7.35 होता है क्या पीएच, तो होता है। अगर कोई बोल दे कि 7.45 होता है तो होता है। क्लियर? अगर कोई कह दे 7.4 क्या है, तो 7.4 है वो औसत हम लोगों ने बोला है। क्या बोला है? औसत ब्लड का पीएच बोला है। ब्लड का पीएच औसतन कितना होता है, तो कितना होता है ब्लड पीएच उससे? 7.4 होता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब मेरा कहना यह है कि जो पीएच है, जो पीएच है, ये पीएच, ब्लड का पीएच कैसा होता है? स्लाइटली एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, ठीक है। हम लोग जब ब्लड पढ़ते हैं तो ब्लड में एक चीज आती है एल्केलोसिस। क्या वर्ड आता है? एल्केलोसिस। एक वर्ड और होता है एसिडोसिस। कौन सा वर्ड होता है? एसिडोसिस। दो वर्ड है, एक तो एल्केलोसिस और एक एसिडोसिस। एक है एसिडिक और एक एल्केलाइन या बेसिक। एसिडिक और बेसिक, या फिर बोले तो एल्केलाइन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो ब्लड का पीएच है
वो एसिडिक है या एल्केलाइन है, ये वाला है एल्केलाइन है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं ये जो ब्लड ग्रुप है वो एल्केलोसिस है कि एसिडोसिस है? एल्केलोसिस नहीं। आपने जवाब क्यों दिया पहली बात तो मुझे ये बताओ, आपने एल्केलोसिस को भी पढ़ा है जिंदगी में? तो अगर एल्केलाइन दिख रहा है, एल्केलाइन के जैसा ही एल्केलोसिस दिख रहा है तो आप एल्केलोसिस बोल दोगे? भाई आपने जिंदगी में नहीं पढ़ा है ना एल्केलोसिस, तो फिर क्यों आपने एल्केलोसिस आंसर दिया? ठीक है, आपका सीनेट एग्जाम में ये मान लिया जाएगा कि आपको गलत आंसर कर देगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं जाएगी। लेकिन अगर एम्स का एग्जाम देंगे तब तो आपको नेगेटिव मार्किंग जाएगी कि नहीं जाएगी? इससे जाएगी। तो ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, आपको इसको पता होना चाहिए कि है क्या, तभी आप आंसर दें। ठीक है, तो एल्केलाइन और एल्केलोसिस में क्या फर्क है? एल्केलाइन होता है भैया जो पीएच, नॉर्मल पीएच जो होता है 0 से लेके और कितने तक होता है? 14 तक टोटल होता है, जिसमें 0 से लेके 7 तक। 7 क्या है? न्यूट्रल है। 7 क्या है? न्यूट्रल है। क्लियर? तो 7 न्यूट्रल है, आपको पता है कि भाई 7 वो क्या है? न्यूट्रल है। तो 7 न्यूट्रल है, 7 से कम क्या होगा? एसिड होगा, और 7 से ज्यादा पीएच होगा वो क्या होगा? बेसिक होगा। लेकिन अगर मैं कहूं एल्केलाइन और एसिडोसिस वर्ड बोलूंगा तो मैं इस पे 7 पे न्यूट्रल ना मान के, 7 को न्यूट्रल नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा मेरे ब्लड का पीएच, मैं मानूंगा नॉर्मल ब्लड का पीएच। तो नॉर्मल ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.35 से 7.45। अगर पीएच 7.45 से ज्यादा है तो मैं क्या बोलूंगा? एल्केलोसिस। अगर 7.44 है तो क्या बोलेंगे? नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। उसको एल्केलाइन नहीं, वो एल्केलाइन तो होगा लेकिन एल्केलोसिस नहीं होगा। 7.44 पीएच है, वो एल्केलाइन तो होगा लेकिन एल्केलोसिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम एल्केलोसिस और एसिडोसिस वर्ड सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं? ब्लड के पीएच के लिए। किसके लिए? ब्लड के पीएच के लिए। और ब्लड का पीएच नॉर्मल 7.35 से 7.45 होता है। तो 7.45 से ज्यादा अगर पीएच होगा तो क्या बोलेंगे? एल्केलोसिस। और 7.35 से अगर कम पीएच होगा तो क्या बोलेंगे? एसिडोसिस। 7.35 से कम पीएच होगा तो, अगर किसी का ब्लड का पीएच 7 है तो क्या बोलोगे आप? एसिडोसिस। और 7.2 है तो एसिडोसिस। 7.2 है तो एसिडोसिस। लेकिन क्या उसको ये एसिडिक बोलेंगे? 7.2 पीएच है किसी के ब्लड का, कितना? 7.2। ठीक है, तो क्या ये एसिडिक है? नहीं। तो एसिडोसिस है? हाँ, एसिडोसिस है। क्लियर? समझ में आया दोनों चीजों में फर्क, एसिडोसिस और एसिडिक में? एसिडोसिस और एल्केलोसिस सिर्फ किससे कंपेयर करेंगे? ब्लड के पीएच से। किससे कंपेयर करेंगे? ब्लड का पीएच अगर हमारा 7.35 से कम है तो क्या कहलाएगा? एसिडोसिस। और अगर 7.45 से ज्यादा है तो नॉर्मल कितना? 7.35 से औसत बोलेंगे तो 7.40। क्लियर हो गया? एसिडोसिस, एल्केलोसिस, छत पे डाल देना दोनों चीजें। छत पे क्या डालना है? नॉर्मल ब्लड के पीएच पहले तो 7.35 से 7.45, फिर ये दोनों डाल दे, एल्केलोसिस और एसिडोसिस। एल्केलोसिस 7.45, एसिडोसिस 7.35 से कम। और जो अदर चीजें हैं वो आपको नहीं लिखना, क्योंकि आपको पता है कि एसिडिक किसको बोलते हैं, एल्कलाइन किसको बोलते हैं, अच्छे से जानते हैं आप लोग। ठीक है, अब आपको एग्जाम में बोल दे कि किसी का ब्लड का पीएच एसिडोसिस है या किसी के ब्लड का पीएच 7.25 है, तो बताओ वो एसिडोसिस है या एल्केलोसिस है या नॉर्मल है? तो क्या होगा? वो एसिडोसिस है। क्या है वो? एसिडोसिस। क्लियर हो गया?
लाइन लिख लिए, लिख लिए, ठीक। चलो अब बात कर लेते हैं आपके बीमारी की। बीमारी क्या होती है? डेविएशन ऑफ द हेल्थ। क्या होती है? डेविएशन ऑफ द हेल्थ। डेविएशन ऑफ हेल्थ में बात कर रहे थे हम लोग कि हेल्थ में अगर कोई भी गड़बड़ी हो रही है तो हम उसको क्या बोल देंगे? डिजीज बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डिजीज। डिजीज की अगर बात करें तो हमने 3 प्रकार की डिजीज बताइए, कौन कौन सी? पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल है वो किसकी वजह से होती है? पैथोजन की वजह से। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंजाई, किसी की भी वजह से अगर आपको बीमारी हो रही है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर बीमारी हो रही है तो क्या कहलाएगा? पैथोजेनिक डिजीज। कौन सी डिजीज है वो? पैथोजेनिक डिजीज। फिजियोलॉजिकल में बेटा आएगा आपके फिजिकल से रिलेटेड। एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, तो क्या होगा? वो फिजियोलॉजिकल डिजीज। कौन सी डिजीज होगी वो? फिजियोलॉजिकल में आपका शरीर की में अगर कोई एबनॉर्मलिटी हुई है, अब क्या बोलेंगे? वो एबनॉर्मलिटी आपकी किसकी वजह से नहीं हुई है? किसी पैथोजन की वजह से नहीं हुई है। जैसे आपने बोला था, एक बच्चे को सही जवाब दिया था, कौन सा? कि जो पथरी हुई है, स्टोन। स्टोन अगर हुआ है तो क्या होगा? आपको किस में जाएगा? फिजियोलॉजिकल में। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो भी किसकी वजह से? आपका क्या पैथोजन की वजह से है? नहीं, फिजियोलॉजिकल है। बीपी, बीपी किसी का जाएगा बढ़ेगा तो किसमें जाएगा? फिजियोलॉजिकल में जाएगा। ये क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ एक होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पूछना चाह रही हैं आप? क्यों? अब जीआईटी में अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर किसी कोई बीमारी अगर इसकी वजह से हुई है, किसी पैथोजन की वजह से, तो वो तो जैसे मैंने बोल दिया हाथ, तो अब सुनो मेरी बात 2 मिनट। मैंने बोल दिया हाथ, ठीक। अब ये हाथ में टूट गया तो फिजियोलॉजिकल। हाथ में अगर वो स्कैबीज हो गई, पैथोलॉजिकल। अब आप जीआईटी बोल रही है, पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोल रही है, तो पूरा एक सिस्टम है। अब उसमें अगर किसी पैथोजन की वजह से अगर दिक्कत है तो पैथोलॉजिकल। अगर उसमें कोई वैसे दिक्कत आई है, फिजियोलॉजिकल, शरीर की कोई दिक्कत आई है, तो कौन सा हो जाएगा? फिजियोलॉजिकल। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल। कौन सी डिजीज? साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल में कई सारी बीमारी आती है, जिसमें 2 टाइप के हम लोग बीमारी पड़ते हैं, एक तो साइकोसिस और एक न्यूरोसिस। क्या पढ़ते हैं? साइकोसिस और न्यूरोसिस। साइकोसिस और न्यूरोसिस 2 प्रकार की मेंटली डिजीज होती है। 2 प्रकार की डिजीज होती है, साइकोसिस और न्यूरोसिस, ठीक है। ये जो डिजीज है वो कौन सी है आपकी? साइकोलॉजिकल डिजीज है। कौन सी डिजीज है? साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 2 मिनट। कौन सी? एक तो आपने डेविएशन ऑफ द हेल्थ में कौन कौन सी डिजीज बताई मैंने? एक तो पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में कितने प्रकार की बता रहा हूं मैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? साइकोसिस और न्यूरोसिस। जो साइकोसिस जो होती है वो मेजर मेंटल इलनेस है। कौन सी है? मेजर मेंटल इलनेस। और वो न्यूरोसिस है वो माइनर मेंटल इलनेस।
मेजर मेंटल इलनेस कौन सी है? साइकोसिस। मेजर मेंटल इलनेस का मतलब क्या है? ऐसी बीमारी जो बहुत ज्यादा सीरियस हो, बहुत ज्यादा इंसान को मतलब क्या बोले, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत दिख रही हो, तो वो कौन सा हमारा? साइकोसिस। उसमें मेजर मेंटल डिजीज होती है। जैसे आपको बात करें तो सीजोफ्रेनिया, एक डिजीज का नाम है सीजोफ्रेनिया, ठीक है। मैनिया, डिप्रेशन, ये सब डिजीज के नाम है, ठीक है। तो आपको सीजोफ्रेनिया में क्या होता है कि इंसान पूरी तरह उसको अपना अंदर का टाइम प्लेस पर्सन इनसाइड प्रेजेंट नहीं रहती है। इसमें इनसाइड प्रेजेंट नहीं रहती है। इनसाइड में कल भी होता थी आपको, इनसाइड प्रेजेंट नहीं रहती है, ठीक है। और यहां पे इनसाइड प्रेजेंट रहती है। इनसाइड का मतलब क्या होता है कि इनसाइड का मतलब है कि मैं कल इसको खड़ा किया था ना, मैंने बोला कि आप कहां हो, तो मैं कोचिंग में हूं। मैं कौन हूं? सर है। आपको कहां हो? कोचिंग में हो। कितने बज रहे होंगे? दोपहर हो गई होगी, ठीक है। ये आपने सबने बोले थे। ये आपको आपके अंदर का सब कुछ पता है कि हाँ मैं कहां हूं। इसको बोलते हैं इनसाइट। टाइम, पैलेस और पर्सन। टाइम, पैलेस और पर्सन, टीपीपी, टाइम, पैलेस, पर्सन। इसकी अगर जानकारी है तो वो क्या होगा? इनसाइड प्रेजेंट होगा। क्या होगा? इनसाइड प्रेजेंट होगा। और टाइम, प्लेस, पर्सन की अगर जानकारी नहीं है तो आपको इनसाइड एब्सेंट। तो इनसाइड एब्सेंट किसमें होता है? साइकोसिस में। किसमें होता है? मेजर मेंटल इलनेस में इनसाइड प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि जो रोड पे जो पत्थर फेंकने वाले या फिर ऐसे, तो आपने जो जितने भी पागल देखे होंगे, उनको अगर आप बात करेंगे, उनसे पूछ लो आप कि आप कौन हो, आप कहां हो, क्या उसको पता रहता है? नहीं, ठीक है। अब ये बात अलग है, वो वहां पे बहुत टाइम से रहते रहते लोग उसको बार बार बोलते बोलते कि तुम यहाँ हो, एक मंदिर है, ये है, तो उसको थोड़ा सा पता रहेगा, ठीक है। नहीं तो अगर उससे बात करेंगे तो उसको इनसाइड प्रेजेंट नहीं रहती है। किसमें? आपको मेजर मेंटल इलनेस। एक सीवियर डिप्रेशन वाला मरीज है, उसको आप कितना भी उकसा लो लेकिन वो उकसेगा नहीं, ठीक है। डिप्रेशन वाला, मेनिया वाला मरीज है, वो पहले से एक्साइटमेंट रहेगा, उछल कूद करता रहेगा। वो सोचेगा पता क्या कि मैं चाहूं तो इस दीवार को ऐसे तोड़ सकता हूं, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है? वो उसके मन में क्या है कि मैं दीवार को तोड़ सकता हूं, तो वो क्या कर सकता है? दीवार को मारने की कोशिश भी कर सकता है, वो आपको मारने की कोशिश कर सकता है, मैं बलवान हूं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? आपका मेजर मेंटल इलनेस। कौन सी है वो? मेजर मेंटल इलनेस। उसमें इनसाइड प्रेजेंट नहीं होता है। तो आपके साइकोलॉजिकल 3 प्रकार की मैंने डिजीज के नाम बोला है। कौन कौन सी? साइकोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ठीक है। तो ये पूरे डिजीज का मतलब समझ में आया क्या होती है। नेक्स्ट अगर बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ। कंसेप्ट ऑफ द हेल्थ, ठीक है। पहला कंसेप्ट है बायोमेडिकल कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट कौन सा? बायोमेडिकल कंसेप्ट। बायोमेडिकल कंसेप्ट का मतलब क्या है कि जो डिजीज होती है ये किसी इंसान में क्या है? एक खराबी है। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि किसी इंसान में क्या है? खराबी है। और ये डॉक्टर है, ये क्या है? इसके मैकेनिक है। डॉक्टर और मेडिकल टीम ये क्या है? इसकी मैकेनिक है। तो जैसे ही किसी इंसान में खराबी होती है तो मैकेनिक इसको सुधार देता है। ये कौन कहता है? बायोमेडिकल कंसेप्ट। डिजीज के बारे में आपको कंसेप्ट अगर बात करें तो कंसेप्ट की डिजीज क्या है क्या नहीं है, ये होता है कंसेप्ट कि डिजीज के बारे में कौन क्या कहता है। तो बायोमेडिकल कंसेप्ट क्या कहता है कि भैया जो डिजीज होती है ये आपकी क्या है? डिजीज एक बीमारी है, मतलब एक अगर खराबी है इंसान के अंदर, और वो खराबी है तो उस खराबी को सुधारने के लिए मैकेनिक भी है। कौन? मेडिकल टीम। कौन है? मेडिकल टीम क्या है? इसकी खराबी को सुधारने के लिए है। मतलब अगर बीमार इंसान है वो क्या है? कि मशीन है,
इंसान क्या है कि मशीन है। ये क्या कहता है कि ह्यूमन लाइक ए मशीन। इंसान क्या है कि मशीन है, और इसमें अगर कोई खराबी आती है तो इस मशीन को सुधारने के लिए मेडिकल टीम है। मैकेनिक कौन हो जाएगा इसका? इफ एनी प्रॉब्लम इन मशीन, तो मैकेनिक कौन है? मेडिकल टीम। मेडिकल टीम क्या है कि मैकेनिक है। क्लियर हुआ? तो मेडिकल टीम मैकेनिक है, ऐसा कौन कहता है? आपका बायो मेडिकल कंसेप्ट। आपको अभी हम लोग पढ़ रहे क्या कंसेप्ट के बारे में, तो बायोमेडिकल कंसेप्ट क्या कह रहा है आपका कि आपके इंसान है वो क्या है कि मशीन है, और मशीन में अगर कोई खराबी आती है तो उसको सुधारने के लिए एक मैकेनिक है। वो मैकेनिक कौन है? मेडिकल टीम। ठीक है। दूसरा इकोलॉजिकल कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है कौन सा? इकोलॉजिकल कंसेप्ट। पहला लिख लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो फिर आपको ज्यादा टाइम लगेगा लिखने के लिए। पहला लिखिए, ऊपर का लिख लीजिए। नोट डाउन कर लो। डेविएशन ऑफ द हेल्थ, पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, जिसमें साइकोसिस, न्यूरोसिस, मेजर इलनेस, माइनर इलनेस, इनसाइड एब्सेंट, इनसाइड प्रेजेंट, ये सब लिखना है। हो गया? हो गया? कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में पहला कंसेप्ट बायोमेडिकल कंसेप्ट, जो क्या कहता है कि इन ह्यूमन लाइक ए मशीन, हुआ?
नेक्स्ट है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिकल कंसेप्ट क्या कहता है कि जो बीमारी है, इको मतलब, इको का मतलब क्या होता है? इको मतलब एनवायरमेंट। तो जैसा आपका एनवायरमेंट रहेगा उसी हिसाब से आपको बीमारी होगी। अगर गंदे एनवायरमेंट में रहेगा तो आपको बीमारी होगी, साफ सुथरे में रहेगा तो नहीं होगी। तो ऐसा कौन कहता है? इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कंसेप्ट का कहना है कि जो बीमारी है वो एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है, कि एनवायरमेंट अगर चेंजेस हुआ है ऐसा कुछ है तो उसी हिसाब से बीमारी होगी। ठीक है, तो एनवायरमेंट की डिपेंड, हेल्थ डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट। ये क्या कहता है? हेल्थ डिपेंड ऑन द, हिंदी में लिखना है क्या है? हेल्थ डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट। हेल्थ डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट, ये कौन कह रहा है? इकोलॉजिकल कंसेप्ट। दो कॉन्सेप्ट पढ़े, कौन सा? पहला कौन सा? बायोलॉजिकल। दूसरा कौन सा? इकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल क्या कह रहा था? मशीन है, मिस्त्री कौन है? मैकेनिक कौन है? डॉक्टर है। नेक्स्ट बात करें तो कौन सा? इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है आपका कि जो बीमारी है वो किसकी वजह से होती है? हेल्थ की, एनवायरमेंट की वजह से होती है। किसकी वजह से? एनवायरमेंट की वजह से। तीसरा कॉन्सेप्ट है साइको सोशल कॉन्सेप्ट। तीसरा कौन सा है? साइको सोशल कॉन्सेप्ट। साइको सोशल कंसेप्ट। साइको सोशल कंसेप्ट का मतलब क्या है? आप जो सोचते हैं उस हिसाब से बीमारी होगी। आपके सोचने की वजह से अगर बीमारी होगी तो वो कौन सा कहलाएगी? साइको सोशल कंसेप्ट की वजह से। ठीक है, तो आपके जो साइको सोशल कंसेप्ट है, तो साइको का मतलब हो गया आपके सोचने की वजह से। और सोशल का मतलब है कि आपको सोसाइटी में फिट रहना चाहिए। जो सोसाइटी में आप रह रहे हैं उस सोसाइटी की वजह से, जो सोसाइटी में आप रह रहे हो उस सोसाइटी की वजह से अगर बीमारी है तो कौन सा है? साइको सोशल कंसेप्ट में आएगी। नेक्स्ट हमारा होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक कंसेप्ट। हॉलिस्टिक कंसेप्ट। हॉलिस्टिक कंसेप्ट क्या कहता है कि जो ऊपर जो तीनों बीमारी, तीनों तीनों जो कंसेप्ट है वो तीनों इंक्लूडेड है किसके अंदर? हॉलिस्टिक के अंदर। पहला आपको कौन सा है? बायो मेडिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट और साइको सोशियल। इन तीनों कॉन्सेप्ट को मिला के कौन सा कॉन्सेप्ट बनाया है? हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं पूछूं आपसे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट कौन सा है? हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नोट करें, मोस्ट अप्रूव्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ। मोस्ट अप्रूव्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ कौन सा है? हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। मोस्ट अप्रूव्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ कौन सा कहलाएगा? हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट।
कौन सा? हॉलिस्टिक कंसेप्ट। ये हमने पढ़े हैं क्या? कंसेप्ट ऑफ द हेल्थ। इसको कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं। कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या बोलते हैं? कंसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन। क्लियर? जो हमारी हेल्थ है वो किस तरह बनी रहेगी। तो आपको अगर बायोलॉजिकल कंसेप्ट सही है, आपका साइको सोशल कंसेप्ट सही है और आपका इकोलॉजिकल कंसेप्ट अगर सही है तो आप बीमार नहीं होंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन ऑफ द हेल्थ। डायमेंशन ऑफ द हेल्थ। तो WHO के अकॉर्डिंग 5 डायमेंशन है और NHM के अकॉर्डिंग 8 डायमेंशन। डायमेंशन को हिंदी में बोलते हैं आयाम। आयाम, हेल्थ के आयाम। आयाम का मतलब है, आयाम का मतलब है कि आपको जैसे किस किस तरीके से आप हेल्थ को नापोगे, हेल्थ को आप किस किस तरीके से नापोगे। जैसे आपका एक कंसेप्ट आएगा, एक डायमेंशन आएगा, कौन सा? फिजियोलॉजिकल डायमेंशन। उसमें आप पर्सन को कैसे नापोगे बताओ? उसकी लंबाई, चौड़ाई, हेल्दी, शरीर से फिट है कि नहीं है, मतलब ये सारी चीज चेक करोगे। एक आयाम मेंटल आयाम, मानसिक आयाम। उसमें क्या होगा? उसमें होगा मेंटल, उसका मेंटल स्टेटस चेक करोगे आप। कैसे करोगे? मेंटल स्टेटस। तो आपका जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट का मतलब क्या था? कंसेप्ट का मतलब अवधारणाएं। कंसेप्ट का मतलब क्या है? अवधारणा। मतलब हेल्थ के बारे में क्या क्या अवधारणाएं हैं। कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा है कि हेल्थ के बारे में क्या क्या अवधारणा है, कि हेल्थ आपकी कब खराब होती है, क्या ये अवधारणाएं हैं। तो किसके अंदर आया? आपने कंसेप्ट के अंदर पढ़े। कौन कौन सी अवधारणाएं थी? पहली अवधारणा कौन सी? बायोमेडिकल कंसेप्ट। जो बीमारी होती है वो किसी वजह से होती है? बायो मतलब है जो आपका जो शरीर है, ये क्या है कि मशीन। इसमें किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर कोई बीमारी हो रही है तो उसको मशीन खराब होने पे मिस्त्री भी है कौन? डॉक्टर। ये कौन कह रहा है? हमारा बायोमेडिकल कंसेप्ट। दूसरा है हमारा कौन सा? इकोलॉजिकल कंसेप्ट। तो एनवायरमेंट की वजह से बीमारी हो रही है, वो क्या अवधारणा है? इकोलॉजिकल अवधारणा कौन सी है? कि जो बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है? एनवायरमेंट की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? ऐसी अवधारणा बनी हुई है। नेक्स्ट हमारा तीसरा कंसेप्ट, तीसरी अवधारणा क्या है? कि साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल अवधारणा का मतलब है कि आपकी जो बीमारी हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? आपके सोशल एक्टिविटी वजह से, सोशल आपके आसपास का रहना खाना ये कैसा है, उस वजह से सोशियो साइकोलॉजिकल आपने दिमाग में क्या सोचा हुआ है उसकी वजह से अगर बीमारी हो रही है तो कौन सी आएगा? साइको सोशल अवधारणा। नेक्स्ट हमारी कौन सी? हॉलिस्टिक अवधारणा। तो हॉलिस्टिक में क्या है कि ये कहती है सारे ये बीमारी के सारे कारण है, बायोमेडिकल भी कारण है तो इकोलॉजिकल भी कारण है तो आपका साइको सोशल भी इसका कारण है। ठीक है, समझ में आया कुछ? कंसेप्ट का मतलब और आयाम का मतलब दोनों में फर्क क्या है? कंसेप्ट क्या है कि आपको अवधारणा बता रहा है कि ये बीमारी है वो किसकी वजह से हो रही है, बीमारी है किसकी वजह से हो रही है, ये कौन बता रहा है? कंसेप्ट। कौन कौन से कंसेप्ट है? 4। कौन कौन से बताए? 4। पहला बायो मेडिकल, दूसरा इकोलॉजिकल और तीसरा साइको सोशल अवधारणा और चौथी हॉलिस्टिक अवधारणा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि
डायमेंशन ऑफ द हेल्थ। डायमेंशन ऑफ द हेल्थ का मतलब क्या है कि भाई जो हेल्थ है, जो हेल्थ है, आप इसको कह रहे हो भाई, आपने कह दिया ये इंसान है, ये क्या है, फिट है पूरी तरह, क्या है, पूरी तरह फिट है। तो आपने क्या क्या चीजें उसके अंदर देखी, जो आपने फिजिकली फिट बोल दिया, मेंटली फिट बोल दिया, साइकोलॉजिकली फिट बोल दिया, ठीक है। तो आपने फिट किस किस क्या क्या चीजें आपने उसमें देखी। जैसे अगर मैं कहूं कि भैया अगर हाँ, जैसे मैं कहूं कि मिस इंडिया, मिस इंडिया, मिस इंडिया सुना होगा, देखी होगी फोटो वोटो, ठीक है। हमने एक बार मिस इंडिया भी बुलाई थी प्रोग्राम में। हाँ, पिछले जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मिस इंडिया आई थी। हाँ सही में, उन्होंने अपना टैग भी लगाया था मिस इंडिया वाला, ठीक है। आपको मिलना है, सुनो मेरी बात। मिस इंडिया का मतलब क्या है, मिस इंडिया में क्या क्या चीजें देखी जाती है। मिस इंडिया में सिर्फ उसकी सुंदरता देखी नहीं जाती है। अरे बेटा, शेप और सुंदरता एक ही होता है, ठीक है। शेप और सुंदरता एक ही है। देखो उसमें आप अगर मिस इंडिया की अगर बात करेंगे तो मिस इंडिया में वो क्या क्या चीजें देखते हैं, जैसे उसका फिजिकली मैं कैसी दिख रही है। ये तो हम लोग क्या जानते हैं, मिस इंडिया मतलब इंडिया की सबसे सुंदर, सिर्फ एक वर्ड पे जाते हैं हम लोग किसमें, सबसे सुंदर, जबकि वो है नहीं। सबसे काली काली लिपि नहीं होती, अच्छी होती है, ठीक है। सबसे सुंदर का मतलब क्या है कि सबसे सुंदर के साथ साथ, सबसे सुंदर के साथ साथ उसके अंदर ऐसे गुण भी है। मिस इंडिया में सिर्फ सुंदरता नहीं देखी जाती। अभी कोई सुंदर है, मिस कोई सुंदर है, ठीक है, और वो सुंदर अगर मेंटली फिट नहीं है तो मिस इंडिया कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। उसके अंदर कितनी एक्टिविटी वो करती है एक्स्ट्रा, कितना पढ़ाई में कितना तेज है, ये भी वो चीजें देखते हैं। और उसके अलावा बाहरी एक्टिविटी में कैसी है, उसमें जैसे उसको करवा देंगे कौन सी, रैम वॉक करवा दिया, ठीक है, तो भाई वो कैट वॉक करवा दिया है, हाँ, तो वो मतलब उसको करने में कैसे, बैडमिंटन खिलवा दिए, बैडमिंटन खिलवा दिए तो उसकी हॉबी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बैडमिंटन में कैसी खेल रही है, थिंकिंग एबिलिटी भी दिख जाती है, ठीक है। वो पढ़ाई में कितनी पढ़ी हुई है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें उसके अंदर देखी जाती है। तो मेरा कहना है कि आपने मिस इंडिया डायरेक्ट एक सुंदरता को देख के नहीं बोला ना। इसी तरह हेल्थ की अगर बात करूं तो मैं कह दूं कि हेल्थ के डायमेंशन, हेल्थ के जब अगर मैं कहूं कि वो मिस इंडिया के डायमेंशन क्या क्या देखे आपने, मिस इंडिया के डायमेंशन देखे आपने, एक तो फिजिकली फिट भी देखा है, उसका मेंटली फिट भी देखा है, उसकी बाहरी एक्टिविटी क्या है, वो खुद से कोई रिसर्च वगैरह कर रही है क्या, मतलब है ना, ये सारी चीज देखे तो वो उसके डायमेंशन हो गए। अब हेल्थ के डायमेंशन की बात करें तो हेल्थ के डायमेंशन में आप हेल्थ को किस किस तरह से आप देखना चाहोगे, तो आप किस पर्सन को हेल्थी बोलोगे, कि वो क्या है आपका हेल्थ के डायमेंशन। तो हेल्थ के डायमेंशन में कहूं कि एनएचएम के अकॉर्डिंग कितने डायमेंशन है, 8, और डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 5 डायमेंशन। डब्ल्यूएचओ कहता है 5 डायमेंशन देख लो तो आपको इंसान को फिटनेस पता चल जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ की। तो पहला डायमेंशन लिखते हैं कौन सा, फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन में कैसे आपने पता किया कि फिजिकल डायमेंशन आपने सही बता दिया कि चीज सही है। एक तो उसमें क्या चेक कर सकते हैं हम लोग, बीएमआई, क्या चेक कर सकते हैं, बीएमआई चेक, बॉडी मास इंडेक्स। कोई बताएगा फॉर्मूला इसका, फुल फॉर्म नहीं, बॉडी मास इंडेक्स, इसका फॉर्मूला क्या है, बीएमआई बराबर
हाइट इन मीटर स्क्वायर अपॉन वेट, हाइट इन मीटर स्क्वायर अपॉन वेट। जैसे अगर मैं कहूं कि एक पर्सन है, उसकी वेट, उसका वेट है 70 किलो। कितना किलो? 70 किलो का वेट। और उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 140 सेंटीमीटर, मतलब बोना है, ठीक है, 140 सेंटीमीटर। अब इसका बीएमआई कितना होगा? तो बीएमआई चेक करने के लिए क्या करोगे आप? नहीं, रुक जाओ। हम्म। अच्छा, वेट अपॉन, उल्टा लिख दिया था मैंने। ये ऊपर वेट आएगा अपॉन, वेट अपॉन हाइट, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर, वेट इन केजी, वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको चेक करें, कितना लिखे थे वेट इनमें? 70 किलो। अच्छा, मीटर स्क्वायर में है ना, तो 140 सेंटीमीटर है ना उसका, तो 1.4 होगा ना। पांच सौ में 14 का भाग देंगे, 250, 7, 7 का भाग 25 में दो, हो गया, सही है। यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये क्या है? बीएमआई का फॉर्मूला है वेट इन केजी, वेट इन केजी अब सुनो मेरी बात, एग्जाम में अगर मान लिया जाए आपको कुछ फॉर्मूला पूछ लिया, जैसे अभी मुझसे पूछ लिया गया कि बीएमआई का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अब बीएमआई के फॉर्मूला में मैंने लिख दिया था उल्टा, जबकि एग्जाम में भी आपको सेम ऑप्शन मिलेगा। सुन लो मेरी बात, 2 मिनट ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम में क्या करना होता है, एग्जाम में आपको दिमाग खोल के काम करना होता है, और वो दिमाग ही मैं खोलना सिखा रहा हूं, कैसे खोलना है। जैसे मैंने क्या किया था कि आपको बोला कि भाई फॉर्मूला क्या है, जबकि मैंने क्या किया था, उसको गलत लिख दिया था। गलत क्या लिख दिया था? हाइट को ये और वेट को नीचे कर दिया था, जबकि फॉर्मूला क्या है इसका? ये गलत फॉर्मूला है, वेट केजी अपॉन, अब मैंने इसमें भी उसको रखा था, एक एक मतलब बौने इंसान का वो लेकर के, और इसमें भी उसको रखा। इसमें हमारा आंसर 280 आसपास जा रहा था, तो हमको पता चल गया ये क्या है, गलत। तो मैं रुक गया था ना। तो क्या हम इसको एग्जाम में फिर सही करेंगे? क्या नहीं करेंगे ना। तो आपको एग्जाम में सही करने के लिए एक उसका एग्जाम्पल भी अगर साथ में कर लो तो दिक्कत क्या है? कंफर्म। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होता है तो, डाउट नहीं है तो आप कंफर्म करो, डायरेक्ट करो, ये लो वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके अलावा फिजिकल डायमेंशन में तो आपने क्या देखा? बीएमआई देखा,
क्या देखा आपने? बीएमआई देखा। उसके अलावा और क्या देख सकते हैं? लंबाई, उसके अलावा वेट, चौड़ाई, हाँ कितना चौड़ा है ना, ठीक है। तो उसके अलावा और क्या चेक कर सकते हैं? उसका बर्थ वेट कितना है, भाई बच्चे का देख रहे तो भाई बच्चे का हाइट है वो तो चेक करेंगे, साथ में क्या चेक कर लिया? बर्थ वेट। उसके अलावा उसके फोंटानेल है वो क्लोज है कि नहीं है। भाई फोंटानेल जब आप मान लिया, फोंटानेल क्या होता है? आप सुनो, फोंटानेल क्या होता है? जो आपको जो ब्रेन है ना, हेड है, हेड में जो स्कल है, स्कल है, स्कल में बोन होती है तो फ्रंटल, ये दो पैराइटल, ये आपकी ऑक्सीपिटल, ठीक है, ये टेम्पोरल, ये सब बोन होती है। तो मैंने आपको बनाई पहले फ्रंटल बोन। क्या बना दी है? फ्रंटल बोन। ये आपकी पैराइटल बोन, ठीक है। ये आपके पीछे ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। और ये आपके बगल में टेम्पोरल बोन। हाँ ये अब ये 3D तो इमेज है नहीं ना, 3D होगा तो नीचे चला जाएगा, तो वाला नीचे चला जाएगा ना, ठीक है। तो अब मैं फंडामेंटल बताना चाह रहा हूं, उस पर ध्यान देना है, इमेज पे नहीं जाना है। इमेज जब मैं खोल के दिखाऊंगा फिर भी आप मानना पड़ेगा आपको, क्या करें, ठीक है। अब ये जो आपका जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये सब क्या कहलाएगा? फॉन्टानेल। क्या कहलाएगा? फॉन्टानेल। ये होता है आपका फ्रंटल फॉन्टानेल, ये आपका ऑक्सीपिटल फॉन्टानेल। फ्रंटल मतलब यहां पे फ्रंट में होता है, फ्रंटल बोन ये होगी, देखो ये फ्रंटल बोन, ये इधर से एक पैराइटल बोन, दूसरी इधर से एक पैराइटल बोन, तो बीच में एक गैप रह गया, वो कौन सा आपका? फॉन्टानेल। कौन सा? फ्रंटल फॉन्टानेल, ठीक है। ये आपका फ्रंटल फॉन्टानेल और पीछे का होता है कौन सा? ऑक्सीपिटल फॉन्टानेल, ठीक है। ये जो फॉन्टानेल है, ये जब बच्चा होता है तो दोनों आप देखना, तो कोई बच्चा होता है तो यहाँ देखना उसको बिल्कुल कुछ बोन नहीं होती, बिल्कुल डायरेक्ट बहुत पिचका हुआ रहता है। यहाँ पे आप चेक करो पूरा पिचका हुआ रहता है, और उसको 3 महीने बाद आप देखना तो एक भर जाता है, ठीक है। और 6 महीने बाद देखेंगे तो दूसरा ही भर जाता है, तो वो बोन की वजह से भरता है, बोन बढ़ बढ़ के भर जाती है। तो आप माने 3 महीने के बच्चे को चेक कर रहे हो कि फॉन्टानेल उसका भरा है कि नहीं भरा है, ठीक है, ये सब चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई फीमेल को अगर चेक कर रहे हो तो 13-14 साल पे अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें आप किसके अंदर चेक करेंगे? फिजिकल फिटनेस के अंदर। किसके अंदर चेक करें हम लोग? फिजिकल फिटनेस के अंदर, ठीक है। तो आप फिजिकल फिट चेक करने के लिए फिजिकल डायमेंशन आपने चेक किया, और फिजिकल डायमेंशन में पहला चेक किया आपने क्या? बीएमआई। क्या चेक किया? बीएमआई। बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। और बॉडी मास इंडेक्स की अगर बात करें तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला हमारा? वेट इन केजी, हाइट इन मीटर स्क्वायर। वेट इन केजी, हाइट इन मीटर स्क्वायर। और क्या चेक करते हैं हम? लेंथ चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं, फॉन्टानेल चेक करते हैं, ठीक है। बर्थ मार्क तो कोई है नहीं, कुछ भी चेक कर सकते हो, जो फिजिकल से चीजें हैं। बर्थ मार्क चेक कर लिया आपने, ठीक है। तो ये सब चेक करते हैं आप किसके अंदर? फिजिकल फिटनेस के अंदर। किसके अंदर चेक किया आपने? फिजिकल फिटनेस के अंदर। तो नोट करो पहला, जिससे मैं इसके फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, पहले नोट कर लीजिए। फिजिकल फिटनेस, फिजिकल डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ द हेल्थ, डायमेंशन ऑफ द हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन,
एनएचएम का मतलब होता है नेशनल हेल्थ मिशन। हम लोग काम करते हैं एनएचएम के अंदर ही काम करेंगे हेल्थ पे। तो आप क्या चेक कर रहे हो? एक पर्सन को चेक कर रहे हो, उसकी हेल्थ को चेक कर रहे हो। उस हेल्थ में हमने पहला क्या चेक किया? उसका फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल डायमेंशन चेक किया है आपने। पहला क्या चेक किया आपने? फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन में आपने क्या चेक किया? बीएमआई। बीएमआई का फॉर्मूला क्या है? वेट इन केजी, हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाइट इन मीटर स्क्वायर। बर्थ मार्क, फॉन्टानेल, एनियल कर दो उसको। फॉन्टानेल। क्लियर? चलो अब बात करते हैं बीएमआई की। बीएमआई आपको, जो बीएमआई है आपको पता होना चाहिए कि किस पर्सन को ओवेज बोलेंगे, किस पर्सन को आप अंडरवेट बोलेंगे और किस पर्सन को नॉर्मल बोलेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या है कि बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला है। ये बॉडी मास इंडेक्स का मतलब क्या है कि ये आपको कैलकुलेट करेगा आपकी हाइट को और वेट को, और बताएगा कि आपकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग वेट आपका सही है या कम है या ज्यादा है। अगर आपका ज्यादा है तो आप ओवरवेट में जाएंगे, कम है तो आप अंडरवेट में जाएंगे। तो कोई कहता है ये ज्यादा पतला है, ये ज्यादा मोटा है, या फिर ये ओबेज है। तो ये सब चेक करने के लिए हम लोग किससे चेक करते हैं? बॉडी मास इंडेक्स से। अपना अपना चेक करेंगे। पहले मैं पर्सन का चेक करवा दे रहा हूं, पहला मेरा चेक करवा दे रहे हो। चलो वेट है 65 kg, हाइट है हाँ इतना ही है? कुछ दिन पहले चेक किया था, लेटेस्ट चेक नहीं किया है। नहीं नहीं है, 70 नहीं है, पक्का नहीं है। अभी एक महीने भी नहीं है, 5 एक महीने 5 बढ़ जाएगा, 2 किलो बढ़ा होगा, 67 होगा है। 60 kg क्या है आपका वेट है, और हाइट है 166 सेंटीमीटर। अब बताओ उसको कैसे फॉर्मूला में लिखेंगे? फॉर्मूला देखो, पहली बात, जितने भी क्वेश्चन में दूंगा उन सारे क्वेश्चन में आपको साथ में फॉर्मूला लिखना है। क्लियर? जितने भी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको उन सभी में क्या करना है? फॉर्मूले साथ में लिखना है। ठीक है? इसको निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है? पहले बीएमआई बराबर हाइट वेट, वेट इन केजी, डब्ल्यू टी लिख रहा हूं, वेट है WEIGHT, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये जो फॉर्मूला है इससे आप निकालिए। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, 2 मिनट इसको नहीं निकलवा दे रहा हूं, देख लो, इधर देख लो 1 मिनट। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है? तो ये 166 है, 166 सेंटीमीटर है, तो मीटर कितना हो गया इसका? 1.66। क्या हो जाएगा? 1.66।
वेट 65 अपॉन 1.66 इंटू 1.66। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सुनो, जब भी आप निकालोगे इससे क्या क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 1.66 लिखोगे ना, तो आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना। तो आप क्या करो, ये 1.66 है ना, 1.66 है, इस 6 को 5 से ज्यादा है तो इसको क्या कर दो 7, इसको क्या कर दो 7। तो आप सीधा सीधा क्या लिख दो 1.7 इंटू 1.7। ये मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं, ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट तो आपको 1.66 ही करना है, लेकिन एग्जाम में अगर इस तरह करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन है वो सोल्व होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, इसके आसपास का आंसर ही रहेगा। क्लियर है? तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको कितना मिल गया, ये पॉइंट हटा के दोनों पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा दो ऊपर, पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा दो और इसको सोल्व करो। 6500 बटा 17 इंटू 17 कितना अच्छा, पहले 17 का भाग दिया 1 का, फिर दोबारा 17 का भाग दे 2 बार, तो मल्टीप्लाई ना करो। सुनो, पहले 17 का भाग दो 6500 में, फिर दूसरी 17 का देना, इजी हो जाएगा ना करना। और ऐसे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ 289 है ना, दोनों को गुणा करने पे, तो 289 का भाग कैसे दोगे? तीन सौ बयासी के समथिंग, फिर 17 भाग दो। हाँ, तो 22 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है, 22.4, ठीक है, तो इसका आपको आएगा ये। तो अब इसका जो आपको पता चला, कैसे पता चलेगा ये ओल्ड एज है, ये नॉर्मल वेट है, ये एक अंडर वेट है। तो इसके लिए आपको अंडर वेट जो है आपका 18 से कम, 18 से 18.4 से इसमें कैटेगरी डिवाइड किए हैं अंडर वेट के। अंडर वेट होगा आपका लेस देन 18.5, मतलब 18.5 इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके अंदर 18.5 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, 18.4 ही है। तो 18.5 किसमें चला जाएगा आपका? नॉर्मल वेट में। अठारह पॉइंट पांच किसमें चला जाएगा? नॉर्मल वेट में। 18.5 से लेके और 24.9 तक, और 25 किसमें चला जाएगा आपका? ओवर वेट में। पच्चीस से 39.9, और ओबेज में कौन जाएगा? 40 से ज्यादा, 40 प्लस 40 ज्यादा, 40 भी और 40 से ज्यादा दोनों। अगर किसी का बीएमआई
18.5 से 24.9 के बीच में आ रहा है तो वो क्या है, नॉर्मल है। वो क्या है, नॉर्मल। अगर बीएमआई क्या है 18.5 से कम, मतलब 18.4 भी आ रहा है तो किसमें जाएगा, अंडरवेट में। 18.5 से लेकर के 24.9 तक कौन सा है हमारा, नॉर्मल वेट। और 25 से लेकर सॉरी 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 29 29.9 तक। और ओवेज में जाएगा आपका मोर देन 30। क्या, ओवेज मतलब ज्यादा मोटा, जिसको ओबेसिटी इसको बोलेंगे, इसको मतलब ओबेज बीमारी है उस टाइप का, ओबेज है। ओवरवेट का मतलब है जैसे कि आप अभी ओवरवेट में आप ओबेज नहीं हुए हैं। ओबेज मतलब जैसे एक मोटा तो है, ओवरवेट आपका वेट ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है, ठीक है, आप इसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ओबेज हो गया मतलब आप बिल्कुल बहुत ज्यादा मोटे हैं, वजन आपका ज्यादा है बजाय हाइट से, एक इसी तरह रहेगा ओबेज में। दो इसमें दो कैटेगरी आपने, एक तो ओवरवेट बोल दिया। ओवरवेट में जैसे मैं कहूं कि बेटा किधर है वो, हाँ वो ओवरवेट में है, पक्का है, आप अपना निकाल ओवरवेट में जाएंगे। अगर थोड़ी सी और जरा मोटी होंगी तो किसमें जाएगी, चले जाएंगे। हाँ आप चेक करो अपना, डाउट है तो अपना चेक करो। सभी लोग अपनी अपनी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग चेक करो अपना कौन अंडर वेट में है। नहीं नॉर्मल हो जाओगे तुम, कितना है था 16, तो फिर तो तुम बिल्कुल अंडर वेट में चली गई। अब अंडर वेट से मतलब नॉर्मल में आने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। चेक करो अपना जिसको लगता है ये ज्यादा मोटा हो या ज्यादा मोटी हो तो वो अपना चेक करके संतुष्टि ले सकती है। हाँ भाई पीछे वालों किसमें हो आप लोग, अपना अपना चेक करो, जल्दी से चेक करो सबका 23 चाहिए हो। हाँ शिवांगी कौन सी है, शिवांगी का 16 बता तो नहीं है, कितना है, करो बेटा कितना है, वेट नहीं पूछ रहा हूं, ये निकालो। कहाँ लिख रही हो तुम, कहीं लिख रही हो, अभी कहाँ लिख रही हो, तो तुम इसमें इसमें लिखो, सामने नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रही ना, है छूट गया था इधर वाला, तो ऐसे तो बहुत छूट होगा, इसके आसपास लिखेंगे। कल मैं चेक करूंगा, ठीक आप भी चेक करो कितना है, आपका भी चेक करो बेटा। हाँ 5.6 अच्छा इसका करवा दे रहा हूँ सॉल्व, है ना। इधर देखो भाई, इधर देखो, क्योंकि पता है आप सभी अपनी हाइट क्यों नहीं चेक कर पा रहे हैं, कि कई सारे बच्चों की दिक्कत है कि सर मैं 5 फुट 6 इंच का हूं, हाइट और वेट इसका कितना भाई, वेट बताओ, अरे आपका नहीं उसका 66। हम सुनो इधर देखो, किसी को आ रहा है क्या करना तो खड़े हुए बता दो मेरे को,
नहीं आ रहा, वो देख लो कि एग्जाम में भी ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 5 फुट फ्रेम्स को आप कैसे कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, मीटर में, कि मीटर में लाना है आपको। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच में 1 इंच में 30 सेंटीमीटर, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 फुट में 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 5 फुट में कितने हो जाएंगे, 150 सेंटीमीटर, प्लस 6 इंच में कितना, 6 इंटू 2.5 कर लो, 6 इंटू 2.5 करो, कितना 15, तो कितना हो गया 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1.65। हाँ, गलत किए तुम, क्वेश्चन गलत किए, या फिर आपको ये नहीं पता कि आपका हाइट वेट कितना है। अच्छा, क्या, हाँ कितना, 5 फीट 4 इंच खड़ी होना हुआ, नहीं है, ज्यादा है, उससे ज्यादा है। हाँ तुम्हारा कितना है, तुम्हारा 5 फीट 6 इंच की सेंटी है, 5 इंच की सेंटी होगा, 5 फीट 5 इंच होगा लगभग। हाँ भाई, कर लिया अपना ना, अब कर लिया सभी लोग, जिसको फिट में याद था, नहीं हो रहा है, बताओ कौन सा है, अच्छी कर ले। ठीक है, मैं हटोगा, पढ़ाएगा कौन, अब सुनो मेरी बात, इधर देख लो, हाँ मुझे पता आप लोग कर लो, मेरे कितना रहता है, देख लो, चलो इधर देख लो, देखो आपको सभी ने जो गलती किया है वो बताऊं क्या भैया है, एक तो किसी ने फॉर्मूला लिखा है, लिखा साथ में, बता दो मेरे को, साथ में हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखिए, और इससे क्या होगा, फॉर्मूला याद होगा, तो पहले क्या करना है आपको, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है, चाहे हमने पहले 4 बार लिखा हुआ है, हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है, कितना, बताओ वेट कितना था इसका, इसका वेट कितना था, 66 था ना, और हाइट मीटर स्क्वायर कितना था, 165 या फिर 1.6 कर लो इसको, 1.6 कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे हो जाए, 0.5 में कोई ज्यादा फर्क नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर इसे एग्जैक्ट करना है तो आपको 1.65 से ही करना है। ठीक है, और अगर 1.65 है ये तो 1.6 ले लिया आपने, 1.7 भी ले, वन पॉइंट 6 होता तो क्या लिखते, 1.6 ही लिखते। हाँ, तो इसे सोल्व करो बेटा, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। देखो 65 बटा है, ये पॉइंट को हटाएंगे तो वहां पर 2 जीरो बढ़ा दो,
कितने से काटू इसको? 2 से काटू पहले, तो डायरेक्ट दो, सुनो मेरी बात। अगर 4 से काट रहा हो तो पहले 4 से काटो ना, क्यों 2 से काट रहे हो? कोशिश करो बड़ी संख्या से काटने की। 8 से काट रहा हो तो 8 से काटो, 8 से काट रहा हो तो 8 से काट लो। चौसठ, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 बजे 8 पंजे 40, और डायरेक्ट 8 दूनी 16। ठीक है, अब इसको और 32 का भाग दे दो किसमें? 825 में। बत्तीस 64, 12 में से 4 गए तो 8, 7 में से 6 गए तो 1, उसमें 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 छः 18, ज्यादा हो जाएगा, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 1 16। 7 या 8 है, 8 के 24, 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 1 7 21 और 22। $25 गए भैया। किसमें जाओगे? ओवरवेट में। लेकिन ओवरवेट में नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों ने हाइट चेक किया, कितने से? 1.6 से किया है, मतलब 160 से हाइट चेक की है ना, 160 इसको और 5 और लगाओगे तो ये जो ये है ना थोड़ा सा बड़ा हुआ है, ये कवर हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना, कवर नॉर्मल हो जाएगा। फिर 1.65 करके देखो चाहे, इसको अगर फिर से अगर पूरा करके देखोगे, इसका अगर पूरा करके देखोगे ना, इधर देखो 66 था ना, अब ये पूरा करो, हाँ पूरा करके देखो एक बार, पूरा करेंगे तो पता है लगभग इसका सही जाएगा, ओवरवेट में ही जाएगा। किसका नहीं हो रहा मैं बताओ? हो गया ना? इससे आइडिया लगा बस, अगर मैंने को बताया कौन सा 1.6 वाला के इस तरह कर लो, इस तरह करने में सिर्फ क्या लगता है? आइडिया लगता है, एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है। एग्जैक्ट तो आपको यही करना पड़ेगा, एग्जैक्ट के लिए तो आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो पहला हमने कौन सा देखा? फिजिकल डायमेंशन। कौन सा देखा? फिजिकल डायमेंशन। और फिजिकल डायमेंशन में हमने क्या चेक किया? बीएमआई, उसके अलावा हाइट, उसके अलावा वेट, उसके फॉन्टानेल क्लोजर हुए कि नहीं हुए, उसके अगर बात करेंगे साइड ठीक है कि नहीं है, उसकी फिजिकल फिटनेस ठीक है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपने देखी। तो किसके अंदर देखा आपने? फिजिकल डायमेंशन में। उसको कोई बीमारी तो नहीं है, ये सब कौन सा किससे पता चला आपको? फिजिकल डायमेंशन से। हाँ, डायमेंशन तो पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है? कितना आ रहा है? 24.2। हाँ तो ठीक है, अब अंडर अब नॉर्मल वेट में हो, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा भी बढ़ेगा तो ओवरवेट में जाएगा। कौन है ये? हाँ खड़े हो ना? अच्छा तुम्हारा है। नहीं यार, ओवरवेट में नहीं जाना चाहिए, नॉर्मल है, नॉर्मल है। कितना बेटा? अंडरवेट में जा रहा है क्या? अंडरवेट वाले कौन कौन हाथ खड़े करे? खड़े होना बेटा। हाँ भाई, अंडरवेट वाले खड़े हो जाओ, अंडरवेट वाले खड़े हो जाओ, खड़ी हो जाओ।
अंडरवेट नहीं, अंडरवेट नहीं है। अच्छा इतना रह गया। अरे 1.52। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। कितना है बताओ? तो कहाँ से अंडरवेट आई है? ये उसकी कहानी अच्छी लगी मेरे को, उसकी कहानी मेरे को अच्छी लगी। मैंने बोला ये तो कितना है अंडरवेट है, नहीं अंडरवेट नहीं हूँ। तो मैंने बोला कैसे पता? मैंने निकाली, पता नहीं कौन से, इधर मैं निकाल ही नहीं, अब निकाल ही नहीं तो कहाँ से अंडरवेट आई हूँ? ऐसे ही बताया, सुनो 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 सुनो। ऐसे हुआ क्या कि जब है ना इंडिया में कोरोना के केस जब बहुत ज्यादा आ रहे थे ना, उस टाइम पर अमेरिका में बहुत आ रहे थे, चीन में भी बहुत आ रहे थे, ठीक है, बहुत सारे देशों में बहुत ज्यादा केस आ, लाखों में केस आ रहे थे। उस टाइम पर पाकिस्तान में एक भी केस नहीं था। क्यों? क्योंकि वो चेक ही नहीं कर रहा था। जिसको जब जुकाम वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो जुकाम हो रही है उसको, तो ठीक है, मर गया तो जुकाम से पता नहीं क्या हुआ, इसलिए से मर गया। कहाँ से उसको वहां पे डॉक्टर में छुटाना चाहिए था, नहीं बोलो, ठीक है। आपको हेल्थ के डायमेंशन में पहले डायमेंशन आपने क्या देखा? फिजिकल डायमेंशन। क्या देखा? फिजिकल डायमेंशन। दूसरा है मेंटल डायमेंशन। दूसरा कौन सा है? मेंटल डायमेंशन। और मेंटल डायमेंशन में अगर बात करें तो मेंटल डायमेंशन में आपको चेक करना है आईक्यू। क्या चेक करना है? आईक्यू। और आईक्यू चेक करने के लिए आपको आईक्यू का फॉर्मूला आना चाहिए, उसकी मेंटल स्टेटस आपको पता होना चाहिए। पेशेंट की मेंटल स्टेटस जानने के लिए आपको पेशेंट की मेंटल स्टेटस जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? उसकी आईक्यू कितना है। तो आईक्यू चेक करने के लिए आईक्यू किससे चेक करते हैं? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। आईक्यू होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। आईक्यू क्या होता है भाई? आईक्यू होता है आपको एक पर्सन के बारे में ये जानकारी होता है क्यों कि ये पर्सन है, ये मतलब पूरी तरह मेंटली फिट है कि नहीं है। जैसे मैं कहूं कि एक पर्सन आपने देखे होंगे वो सिर्फ डल रहते हैं ऐसे, ठीक है, उनसे कहेंगे कि जाओ खाना खा लो तो वो खाना खाएंगे नहीं तो बैठे हुए हैं, ठीक है। या फिर आपने कई सारे देखे होंगे गाँव में, तो उनको थोड़ा सा मेंटल रिटार्डेड पर्सन देखा होगा आपने, ऐसा नहीं देखा होगा, तो उनका आईक्यू क्या होगा? कम होगा। तो उनका आईक्यू कैसे चेक किया आपने? कि आईक्यू का मतलब है कि एक पर्सन जो उसकी एज के अकॉर्डिंग के लोगों के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि 15 साल का, 16 साल का, 18 साल का कोई लड़का है और उससे हम लोग कहे कि आप हर एक काम के लिए उसको कहना पड़े कि चलो ये काम कर लो, चलो ये काम कर लो, चलो ये काम कर लो, ठीक है। तो आपने देखे ऐसे कोई पर्सन?
कोई गांव में कोई ऐसा लड़का, कोई ऐसा कोई लोग देखे तो बस शांति से रहते हैं, उसके अलावा उसको कहेंगे तो ही काम करेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उसको, है क्या हुआ? एक टाइम पे आप लोग थे लेकिन आज नहीं है, है आज तो आप अपने एज के अकॉर्डिंग वालों के साथ में काम कर ले रहे कि नहीं कर रहे हैं? आपको कोचिंग के लिए बोलना पड़ता है, घर वालों जाओ कोचिंग जाओ, अपने अकॉर्डिंग आ जा रहे हो, समझ हो गई ना। लेकिन उनको खुद की समझ नहीं है, उन पर्सन को जिनका आईक्यू कम होता है उनको खुद की समझ नहीं है। जैसे अभी एक पर्सन, एक बच्चा था, उसका आईक्यू बहुत ज्यादा था, वो कौन सा था, वो टीवी में चल रहा था कुछ दिन पहले, छोटा चाणक्य है क्या, कौटिल्य पंडित, है ना? उसका आईक्यू कितना ज्यादा था? तो उसका आईक्यू बहुत ज्यादा था, मतलब उसका एज के अकॉर्डिंग, जो एज थी उसके अकॉर्डिंग उसका आईक्यू, मतलब उसके एज के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा था वो, हम लोगों से भी ज्यादा काम कर रहा था, हमारे एज के ज्यादा ज्यादा भी काम कर रहा था, तो उसका आईक्यू बहुत ज्यादा है। आईक्यू क्या बताता है कि आपको जो इंटेलिजेंट, आपका जो इंटेलिजेंट क्वाइटेंट, उसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट क्वाइटेंट। आईक्यू मतलब क्या? इंटेलिजेंट क्वाइटेंट। ये कैसे करता है? आईक्यू आपको मतलब आपको जो मेंटल स्टेटस है वो कितना स्ट्रांग है आपका, TIENT, TIENT क्वाइटेंट, ठीक है। अब मेंटल एज और ये क्रोनोलॉजिकल एज, दोनों में फर्क क्या है, दोनों क्या है ये भी जानना जरूरी है। मेंटल एज का मतलब होता है कि जैसे मैं कहूं कोई पर्सन है, एक बच्चा है 10 साल का, ठीक, वो बच्चा काम कैसे कर रहा है? 2 साल के बच्चे के जैसा। किसके जैसे कर रहा है? 2 साल के बच्चे के जैसा, ठीक है। तो अब बताओ वो बच्चा क्या आपका, उसका मेंटल एज कितना है? 2 साल। उसका मेंटल एज कितना है? 2 साल, ठीक है। उसकी क्रोनोलॉजिकल जो एक्चुअल एज है, एक्चुअल एज, क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है एक्चुअल एज, कितने टाइम की जो एज है। जैसे उसकी एक्चुअल एज कितनी थी? 10, लेकिन उसकी मेंटल एज कितनी है? 2 इंटू 100, ठीक है। ये आपको करेंगे तो इसका फॉर्मूला कितना होगा? 20 उसका क्या आया? आईक्यू आया। कितना आईक्यू आया उसका? 20 आईक्यू आया। तो क्या है? मेंटल रिटार्डेड है। अभी पढ़ लो पहले आईक्यू, पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक पर्सन को आईक्यू का मतलब समझ में आया क्या होता है? आईक्यू का मतलब होता है वो पर्सन है वो एज के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे अगर कोई 25 साल का लड़का है, 25 साल का, और वो काम कर रहा है 10-12 साल के बच्चों की तरह, क्रिकेट खेलने चल रहा है, क्रिकेट तो सब कोई खेलता है, लेकिन उन्हीं बच्चों में हमेशा 24 आवर, मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ टाइम के लिए बचपना दिखा रहा है, वो कह रहा है मेरे लॉलीपॉप चाहिए तो चाहिए, जिद कर रहा है, 10 साल के बच्चे बराबर वो जिद कर रहा है, तो क्या होगा? वो उसका आईक्यू का क्या कम कम है कि ज्यादा है? कम होगा, ठीक है। बेटा पूरा पढ़ाएंगे, कितना भी थैंक यू बोल लो। तो आईक्यू जो होता है वो हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब क्या होगा? उसकी एक्चुअल एज। और मेंटल एज का मतलब वो किस लेवल का काम कर रहा है, ठीक है। इंडियन पर्सन का अगर आईक्यू चेक करें, नॉर्मल आईक्यू, नॉर्मल आईक्यू अगर बात करें इंडियन पर्सन का तो 90 से लेके 109, 90 से लेके 109 आ रहा है। इसका मतलब वो कैसा है? नॉर्मल आईक्यू वाला है। कैसा है? नॉर्मल आईक्यू वाला है। उसके अलावा लो एवरेज में जाएगा, अस्सी से लेके 89 वाला,
लो एवरेज में क्या जाएगा 80 से लेके 89 वाला। इसके अलावा पुअर पर्सन, पुअर में जाएगा आपका 70 से 79, और मेंटल रिटार्डेड में जाएगा लेस देन 70 IQ वाला। अब मेंटल रिटार्डेड मतलब उसको आप क्या कह सकते हो, सीधा सीधा पागल कह सकते हो। तो मेंटल रिटार्डेड पर्सन, मेंटल रिटार्डेड का मतलब होता है कि पर्सन जिसको मतलब बहुत ही ज्यादा आईक्यू कम है वो। अब कई सारे का आईक्यू ऐसा होता है कि आप उसको कहते हैं तुरंत तैयार होकर चल जाता है, नहीं कहेंगे वो तैयार नहीं होता है। ठीक है, तो अपना अपना आईक्यू चेक कैसे चेक करोगे? अपना अपना आईक्यू चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए? मेंटल एज चाहिए। आपकी क्या चाहिए? मेंटल एज। क्रोनोलॉजिकल एज तो आपको पता है, लेकिन मेंटल एज कौन डिसाइड करेगा? जब आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर आपकी डिसाइड करेगा। डॉक्टर आपसे क्वेश्चंस पुटअप करेगा, डॉक्टर आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, आपके रहन सहन के बारे में पूछेगा। ठीक है, आज घर वालों से पूछेगा किसी इसकी कैसी एक्टिविटी रहती है। ठीक है, तब जाके वो अपनी मेंटल एज बताएगा कि उसकी मेंटल एज कितनी है। क्लियर है? हाँ, तो आप नॉर्मल रेंज में जाओगे मेरे पास। ठीक है, आप नॉर्मल रेंज में जाओगे। यहां पे बैठे हुए सारे बच्चे जितने भी वो सब नॉर्मल रेंज में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग मेंटल रिटार्ड में, लो एवरेज में, पुअर में, एमआर में, ऐसा नहीं है। ये आपको पता चल जाएगा, आप किसी पर्सन को देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का है। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले डिजीज, डिजीज के बारे में क्या पढ़े थे? तो डिजीज होती क्या है? डेविएशन ऑफ द हेल्थ, डेविएशन ऑफ द हेल्थ। किस टाइप का डेविएशन? फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। उसके अलावा हमने पढ़ा था क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ। उसमें 4 पढ़े थे। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, तीसरा साइकोसोशियल कॉन्सेप्ट और चौथा हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। उसमें हमने क्या बोला था? बीमारी की अवधारणाएं क्या है, हेल्थ की अवधारणाएं क्या बनी हुई है, किस तरह हेल्थ खराब होती है, किसकी वजह से खराब होती है, ये अवधारणाएं कौन कौन सी वो हमने पढ़ ली थी। उसके अलावा दूसरा हमने क्या पढ़ा? डायमेंशन। डायमेंशन हमने कौन कौन से डायमेंशन पढ़े अभी तक? फिजिकल डायमेंशन और मेंटल डायमेंशन। तीसरा लिखे, चलो पहले क्वेश्चन लिखो इसका। मेंटल डायमेंशन में क्वेश्चन लिखो, मेंटल डायमेंशन में क्वेश्चन लिखो। ए चाइल्ड, ए चाइल्ड, ए चाइल्ड विद एज, ए चाइल्ड विद एज 12 year is able to solve question, is able to solve question up to the 6-year-old child, up to the 6-year-old child, up to the 6-year-old child. What is the category of the child? ये IQ कितना है? डायरेक्ट पूछ लो। चलो IQ पेशेंट का कितना है इसका बताएं। इसकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है? 12। और इसकी मेंटल एज कितनी है? 6 साल। कितने साल है? 6 साल। ठीक है, इसको भाई ये जो बच्चा है इसको क्वेश्चन जब बोले गए, ठीक है, तो इसको जब क्वेश्चन बोले गए तो कुछ टाइप देखो, ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन है फिर क्लास के क्वेश्चन से मतलब नहीं होता है। उसको डॉक्टर डिसाइड करता है कि उसमें बहुत सारे कंसेप्ट देखता है वो, तो उसको पढ़ाई लेवल कितना है,
बोलने में लेवल कितना है, रहन सहन में लेवल कितना है, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वो मेंटल एज निकलती है ना। तो मेंटल एज उसकी कितनी है, 6 साल के बच्चे के बराबर। ठीक है, और उसकी एज कितनी है नॉर्मल, 12 साल। तो उसका आईक्यू कितना है, तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज अपॉन आईक्यू बराबर, आईक्यू बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो मेंटल एज कितनी, 6, क्रोनोलॉजिकल एज कितनी, 12 इंटू 100, वो 6 दूनी 12, 50। ये बच्चा किस में जाएगा, मेंटल रिटार्डेड में जाएगा। किस में जाएगा, मेंटल रिटार्डेड में। ठीक है, तो जब कोई बच्चे ऐसे होते हैं तो आपको पता है कि उस टाइम पे स्टार्टिंग से उसको जैसे कई बच्चे फंस जाते हैं डिलीवरी के टाइम पे, उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती, तो ब्रेन में दिक्कत आती है। ठीक है, तो वो बच्चे थोड़े ज्यादातर चांसेस होते हैं किसके, मेंटल रिटार्डेड भी होने के। ठीक है, तो आपने मेंटल रिटार्डेड पर्सन की वीडियो देखा होगा, जैसे उसकी जीभ मोटी होती है, देखना कभी आप। ठीक है, और एक उसका चेहरा भी एक अलग ही आपको अपीयरेंस दे देगा, है ना, ये मोटी, होठ मोटे होंगे। ठीक है, वो अलग से थोड़ा सा इंसान दिख जाएगा, हाँ ऐसे शांत रहेगा, ऐसे ऐसे हंस जा रहा है फालतू में। ठीक है, तो ऐसे में रहेगा, वो क्या है आपका मेंटल रिटार्डेड। तो आपको पता होना चाहिए कैसे आपने मेंटल आईक्यू कैसे चेक किया। आपने अब आईक्यू चेक कर लिया किस पर्सन का, ऐसे पर्सन का जो आपको आप किसका क्या उसकी क्या चेक कर रहे हो, हेल्थ चेक कर रहे हो। हेल्थ चेक करने के लिए आईक्यू हमेशा ऐसा नहीं कि हर एक पर्सन का चेक करना है। जैसे मैंने आप सभी को बोल दिया, आप सभी किसमें है, नॉर्मल में है। किसमें है, मेंटल स्टेटस आपका नॉर्मल है। क्लियर, ये मैंने कैसे बोल दिया, लेकिन नॉर्मल चेक करना, ऐसा नहीं कि आपको पेपर देके देखा दीजिए, लो आप पूरा मेंटल स्टेटस चेक करो, उसके बाद ही कंफर्म करूंगा। वो तो आपको उसके डायरेक्ट हिस्ट्री से पता चल जाता है, उससे बातचीत करने में पता चल जाता है किस टाइप का इंसान है। क्लियर, तो दूसरा आपने डायमेंशन कौन सा देखा, मेंटल डायमेंशन। तीसरा है आपका सोशल डायमेंशन। तीसरा कौन सा, सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन कल पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो उसके अलावा आपका आएंगे स्पिरिचुअल डायमेंशन, वोकेशनल डायमेंशन। ठीक है, ये सारा चीजें पढ़ेंगे। इसमें कुछ नहीं है, बस 10 मिनट का टाइम था, है ना, लेकिन कल रिवीजन नहीं होगा, और कल मैं दोनों से क्वेश्चन पुट अप करवाऊंगा, दोनों के फॉर्मूले सभी से पूछूंगा, ध्यान रखना। कौन कौन से फॉर्मूला, मेंटल हेल्थ का फॉर्मूला और आईक्यू का फॉर्मूला और बीएमआई फॉर्मूला। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।